धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आयुष्मान भव कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम में हम आयुर्वेद के जरिए होने वाले इलाज की जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा सकें। आयुर्वेद में इलाज जड़ी बूटियां, सात्विक आहार और जीवन शैली के बदलाव के जरिए किया जाता है। आयुर्वेद आज स्वस्थ और निरोग जीवन जीने के लिए एक प्रभावशाली मंत्र बनता जा रहा है। जिस तरह एलोपैथी ने लोगों का विश्वास जीता है, आज वही काम आयुर्वेद करके दिखा रहा है। हर असाध्य बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है और आज हम दमा या अस्थमा की बात करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। श्वास नलियों में सूजन से चिपचिपा बलगम इकट्ठा होने, नलियों के पेशियों के सख्त हो जाने के कारण मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और इसे ही अस्थमा कहते हैं। अस्थमा किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी हो सकता है। इससे किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। मौसम में बदलाव, धूल, मिट्टी और धुएं की जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थमा का अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से छाती में जकड़न, खांसी, नाक की घरघराहट और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ये तो थे दमा या अस्थमा से जुड़े प्रमुख तथ्य। आइए अब आपका परिचय हमारे विशेषज्ञ से कराते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर पीके प्रजापति। आपका आयुष्मान भव में बहुत स्वागत है। आइए प्रोफेसर पीके प्रजापति का परिचय हम आपको कराते हैं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आपको आयुर्वेद के शिक्षण का 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आपने BHU समेत देश के तमाम बड़ी संस्थाओं में शिक्षण कार्य किया है। प्रोफेसर पीके प्रजापति को आयुर्वेद दवाइयों के उत्पाद से जुड़ी प्रक्रिया भी देखरेख का एक लंबा अनुभव है। आपने कई तरह के शोध कार्य में उत्कृष्ट कार्य किया है। आपकी उपलब्धियों को देखते हुए आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये था प्रोफेसर पीके प्रजापति का संक्षिप्त परिचय। अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप भी फोन लाइन के माध्यम से आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी हमसे ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है और सबसे पहला सवाल, दरअसल आज क्योंकि हम अस्थमा और दमा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा प्रजापति जी आपसे है, क्योंकि दमा और ये अस्थमा दरअसल ये क्या होता है, क्या ये बीमारी है? क्योंकि बताया ये भी जाता है कि ये नवजात शिशु से लेकर इसकी कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को लग सकता है। ये नवजात को भी हो सकती है, ये किसी बूढ़े व्यक्ति को भी हो सकती है। सर, ये क्या बीमारी है, हमें तफसील से बताएं। उम्र के इंसान को हो सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी होता है ये। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जनरली अब देखा भी जाता है कि अप्रोक्सीमेट 7% रेशियो है हमारे 5 साल से छोटे बच्चों को होता है, लेकिन वो अकोमोडेट कर जाते हैं धीरे धीरे करके। उसमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेना भी है और पैथोलॉजिकल भी है। तो जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें मैक्सिमम टाइम ये होता है कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। और एलर्जी इस समय जो हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के धूल है, हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पराग के कण होते हैं, फूलों के होते हैं, आसपास के जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके फ्यूम्स होते हैं। अब अक्सर देखा जाता है कि दिवाली के आसपास अस्थमा के रोगी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पटाखे के चलाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और इसका ये बच्चों पे तो ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए ध्यान में रखने की बातें होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो इसको मैं कैटेगराइज किया है उसमें 2-3 तरीके के इसमें अस्थमा मेनली टाइप माने जाते हैं। जैसे एलर्जिक अस्थमा है, इसमें तो एलर्जी होती किसी न किसी चीज़ से, खाने से, पीने से, रहने से, एटमॉस्फेयर से। इवन देन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर अगर रूम में है तो उससे भी हो जाता है। तो कभी कभी जो है पेंट के स्मेल से हो जाती है। तो ये एलर्जिक कंडीशंस में आती है।
दूसरी ऑक्यूपेशनल, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कार गैरेज में काम कर रहे हैं, कारपेंटिंग में काम कर रहे हैं, या थर्मल पावर हाउस में काम कर रहे हैं, या कहीं पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड जो एरिया है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो इनकी वजह से बहुत ऑक्यूपेशनल होता है इसमें। तीसरा है जेनेटिक कारण। बहुत सा ये देखा गया है, जो रिसर्चेज आई हैं, कि जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशन हो जाता है जीन में, जिसकी वजह से अस्थमा प्रीडोमिनेट करता है, ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होता है, और नहीं ठीक होता है तो इसके साथ रहने की आदत हम लोगों को पड़ जाती है, हम लोग इसको ये करके रह लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन संस्थान की एक बीमारी है, और श्वसन संस्थान में जो ब्रोंकियल ट्री है, स्पेशली उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हमको ठीक रखना होता है, तो कोई भी फैक्टर ट्रिगर करेगा तो उससे होगा इसको। ठीक है प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, आपसे भी आगे हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अशोक जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैडम जी। हाँ सर, मैं अशोक कुमार जनपद कौशाम्बी से बात कर रहा हूँ। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ मान्यवर? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। अच्छा सर, मुझे एक एडवाइस लेना था, क्योंकि आपका ये नंबर टेलीविजन पे आया था विगत कुछ दिनों पहले कानूनी एडवाइस लेने के लिए। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे अशोक जी, क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि कानूनी सलाह नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए कोई भी सवाल जानना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, क्योंकि हम बात आज अस्थमा दमा की कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे ये जो बीमारी है जटिल है, लेकिन ऐसे में सर लोग जानना ये भी चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, और शुरुआती स्टेज इसकी क्या होती है, कैसे हमें ये पता चले कि दमा और अस्थमा की ओर हम बढ़ रहे हैं, या फिर हमें इस तरह की दिक्कतें हो रही है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम इसमें सांस फूलना होता है, कि जनरली खांसी आती है पहले, क्योंकि देखिए ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर कुछ भी हमको मेरे शरीर में होगा, तो जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है, एक फिजियोलॉजी उसमें डेवलप होती है उसके खिलाफ, तो वो वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के होता है, जो श्वसन नली में होता है उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, तो उससे हमको अनइजीनेस होता है, पूरे सीने में टाइटनेस होती है, और हमको खांसी आने लगती है, सूखी खांसी आती है, और जब ये बलगम उससे फंस जाता है आके, और जब बलगम निकल जाता है तो आराम मिल जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा दो तरह की बीमारियां होती है। ब्रोंकियल अस्थमा श्वसन संस्थान से रिलेटेड है, और कार्डियक जो हमारी हृदय से है। तो कार्डियक में और ब्रोंकियल में हमको समझना चाहिए कि जब भी श्वसन संस्थान से रिलेटेड जो भी ब्रोंकियल अस्थमा होगा, उसमें हमको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पेशेंट खांसते खांसते हवा की तरफ भागेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसको फ्रेश एयर मिल जाए जिससे उसको ठीक हो जाए। कार्डियक अस्थमा में क्या होता है कि उसमें वो थोड़ा भी चलेगा तो उसको जो अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो अस्थमा एग्जर्शन जो होता है वो कार्डियक होता है, और इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग खांसी से ही होती है, और बिल्कुल सूखी खांसी आती है शुरू में, और इतनी ज्यादा आती है कि उसको बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो ब्लीडिंग तक हो जाती है। तो इसलिए खांसी जैसे ही आए हमको, तो उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत हमको किसी न किसी चिकित्सक के पास जाके उसको दिखाना चाहिए और प्रॉपर उसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस तरह के सिम्टम्स है, इस तरह के लक्षण हैं, तो जाहिर तौर पर आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अंजलि जी हमारे साथ दिल्ली से। अंजलि जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अंजलि जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कह रही मेरे सर अंजलि जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें और फिर हमें कॉल करें, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस विषय से जुड़ा अपना कोई सवाल पूछना या अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ पर प्रोफेसर पीके प्रजापति जी ये भी है, क्योंकि जो रोगी है, जो
दमा या अस्थमा से पीड़ित है, जाहिर तौर पे वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बीमारी से, अगर वो बीमारी से पीड़ित हैं तो क्या इससे छुटकारा पूर्णतः मिल सकता है? ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जब पूरी तरह से दमा और अस्थमा के पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ठीक से अगर इलाज किया जाए तो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम खुद भी हैं। हमको 2004 में अस्थमा हुआ था और 2008 तक हमको रहा। उसके बाद हम ठीक होके पूरी तरह 100% ठीक है इस समय। पिछले 10 सालों से कोई दवाइयाँ हमने नहीं ली है। उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। जैसे हम अपने को चाहे झाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हम केवल गर्म पानी ही पीते हैं। और एक सबसे आयुर्वेद का एक सबसे कारण जो हम आयुर्वेद में इस चीज का मानते हैं, बात समझ व्याधि है हमारी। तो अगर हमारा खाना खाया और हमने ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाया और तो इसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें कुछ कारण हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इन जितने भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको नींद पूरी ठीक से नहीं आती है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है और इनकी वजह से ही सोच के उनको प्रेसिपिटेट हो जाता है कई बार। तो इसलिए जो इसमें खान पान है, रहन सहन है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि है इसमें दही है, बैगन है, चना है, उड़द है, जो भारी अन्न है हमारे पास, गुरु आहार जो, उसका सेवन कम से कम करें और करें कभी तो फिर बहुत थोड़ी मात्रा में करें। और उसके साथ में ये है, खाना खाने के बाद अगर जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जो भी पेशेंट ठीक होना चाहते हैं वो गर्म पानी पीना ठीक करें। केवल एक गर्म पानी का मतलब गर्म, जो तेज गर्म हो पानी। जैसे हम लोग चाय पीते हैं गरम, उस तरह से गर्म पानी पी के अगर करेंगे तो इनको जो सिकाई हो जाती है हमारे बक्कल कैविटी की भी, तो उससे बहुत आराम मिलता है। और हमने देखा कि अभी भी हम कभी जब भारी खाना खा लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमको अनइजीनेस होने लगती है। तो इसमें जितना खाएं वो हम पचाएं। क्योंकि एक फंडा जैसे डायबिटीज का है, अस्थमा का है, इसमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकें। और पचाने के लिए इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा भूखे रखते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है कि बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, जितना खाए उतना पचाएं और साथ ही साथ गरिष्ठ भोजन जो है उससे कहीं ना कहीं बचना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक गिरीश जी हमारे साथ वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकता है जी जी। क्या है आपका सवाल, आप पूछिए सर। हाँ, हम सवाल पूछे खाते तो फोन किए, पूछे खाते जानकारी वही तो फोन किया। दिनेश जी, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में रहकर हमें कॉल करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आप तो तमाम दर्शकों से एक बार फिर से हम यहाँ पर अनुरोध करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो कृपया नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो सके। और आप जिन सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप उन सवालों का जवाब भी प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं और अपनी सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अस्थमा है और दमा है, जाहिर तौर पे ये ऐसी बीमारियां हैं जो अगर ठीक से इलाज नहीं होता है तो ताउम्र आपको इन सब समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, क्योंकि ये तो आपने बताया कि अगर आप इससे पीड़ित हो जाएं तो आप किस तरह से इससे कहीं ना कहीं पार पा सकते हैं, और क्योंकि आपको परहेज के साथ साथ दवाइयों का भी सेवन करना होगा और उससे आप कहीं ना कहीं इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सर, ऐसा क्या करें कि ये बीमारी हमसे कोसों दूर रहे? उसके लिए हम क्या कुछ उपाय करें, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। आसपास साफ सफाई रहे, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। जैसा कि अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना काल है, इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अस्थमा के रोगियों के लिए भी पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो साफ सफाई रखें और जिन चीजों से उनको एलर्जी, देखिए इसमें एलर्जी का वैसे टेस्ट होता है। एलर्जी टेस्ट करा के भी आप पता कर सकते हैं किन किन चीजों से एलर्जी है हमको, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें पेशेंट जो रोगी होता है उसको खुद को पता चल जाता है कि हमको इन चीजों से नुकसान होता है। वो तो उन चीजों से वो दूर रहे, उस तक एटमॉस्फेयर से दूर रहे तो 100% है कि उसको आराम मिलेगा उसमें। और बहुत से पेशेंट ठीक हो चुके हैं। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि 2006 से हम इस डिजीज के साथ जुड़े हुए हैं
और आयुर्वेद की कई सारी दवाइयों का प्रयोग भी हमने किया है इसमें। तो इसमें हमने पाया बाद में कि इसमें 2 तरह के जो है, जैसे आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ डिजीज, जैसे मेरे यहाँ सीरिस एक प्लांट है, वो विषग्न कहा गया, एंटी एलर्जिक कहा गया, और जितना हमने जो उसका प्रयोग किया है, जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमने जब उसका प्रयोग किया, जैसे सिरसारिस्ट है, सिरसा अवले है, ये इसका जब प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ ड्रग्स बताई गई, जैसे व्याघ्री हरितकी है, चित्रक हरितकी है, कंटकारी अवले है, वासा अवले है, ये सब जो नॉन एलर्जिक कंडीशंस हैं उनमें इन ड्रग्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैक्सिमम टाइम हमें हरितकी के प्रयोग इसमें मिलते हैं, क्योंकि आप देखें हमने बताया ना, एक कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम मिलता है इसमें, और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना उनको बड़ी बेचैनी होती है। अगर ठीक से सुबह सुबह मलत्याग ना हो तो आदमी बहुत देर तक परेशान रहता है। तो हरितकी एक इसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, तो पेशेंट अपने आप रिलीव होता है। मतलब ये है कि एयर फ्लो उसका ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत आराम मिलता है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ कंडीशन कैसी है पेशेंट की, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारे यहाँ वमन और विरेचन 2 प्रक्रियाएं इसमें बताई गई हैं। प्रॉपरली अगर उनका हम ठीक से पालन करें तो हमें नहीं लगता कि, बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जिनमें 100%, क्योंकि फॉलोअप हमने लिया, फोन नंबर से देखा कि आए नहीं, आप बहुत दिन हो गए कि सर हम ठीक हो गए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम नहीं आए हैं। तो ये कंडीशन आती है हमारे साथ। तो अगर हम ठीक से करें, हमारे आयुर्वेद में सिद्धांत भी बताया है कि देखिए वसंत ऋतु, इसमें जो आने वाला सीजन है हमारा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें इसका ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, फॉग होती है, और उसी में फूल के पराग के कण जो निकलने लगते हैं वसंत ऋतु में। तो हमारे यहाँ वसंत ऋतु में कहा गया है कि नित्य विरेचन कराना चाहिए हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप वमन और विरेचन हर साल में एक बार करना ही चाहिए। वमन से ये होता है कि जो ऊपर के पेट के ऊपर की जितनी भी व्याधियां हैं उसमें जो कफ जमा हो जाता है उसको निकालने का काम करता है, और पेट के नीचे की बीमारियों के लिए जितना भी है वो विरेचन काम करता है। तो वमन और विरेचन 2 हमारे यहाँ क्रियाएं बताई गई हैं, जिनका हमने खुद भी प्रयोग करके देखा है और बहुत अच्छा है। दरअसल प्रोफेसर पी.के. प्रजापति लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये जान रहे हैं कि अस्थमा और दमा से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ किया जाए, और आखिर क्या कुछ किया जाए ताकि इस तरह की बीमारी हमसे कोसों दूर रहे। इस बीच हम चर्चा इस विषय पर करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, दिनेश जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। जी, लगता है आवाज़ आपकी नहीं हम तक पहुंच पा रही है, और ऐसे में यही वजह है कि हम ये बार बार कहते हैं कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रह के ही हमें कॉल करें। बात हम क्योंकि दमा और अस्थमा की कर रहे हैं, जाहिर तौर पे ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर कोई, अगर जिसको भी ये बीमारी है वो इससे निपटने की कोशिश करता है या फिर इससे पार पाने की कोशिश करता है। लेकिन एक सवाल बहुत इसमें अहम हो जाता है ये जानना, क्योंकि जाहिर तौर पे जो दमा का मरीज़ है या जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसके जो आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है उस मरीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है, प्रोफेसर पी.के. प्रजापति जी, ये हमें बताइए, क्या ये जो बीमारी है ये फैलने का खतरा भी बना रहता है? आपने कहा कि खांसी होती है, क्या खांसी से बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकती है, और अगर ऐसा है तो किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? नहीं, ये इस तरह की बीमारी नहीं है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर परसिस्ट रहता है तो हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। जो भी पेशेंट होते हैं उनका प्रॉपर केयर कोई भी घर वाला करे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ फैक्टर्स और हैं जो हम इसमें जोड़ना चाहते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पेशली वुमेन जब मेनोपॉज की कंडीशन में होती हैं, जिनके अब इस समय देखिए थायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो थायराइड के केसेस आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ब्रोंकियल अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो उस समय
काम एंड कूल सिचुएशन और उनका वो मेंटेनेंस जरूरी है, हार्मोनल बैलेंस। ये इसमें भी मैं आपसे आगे एक सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अशरफ लखनऊ से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अशरफ जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, हमारी वाइफ को एलर्जी है, इनको खांसी होती आती बहुत ज्यादा। खांसी कब आती है आपको? दिन में आती है, रात को आती है? खांसी तो सुबह शाम आती है, सो को उठती है तब भी खांसी आती है, दोपहर में आती है और सुबह ज्यादा आती है, सो को उठती है। इनहेलर लेते हैं क्या? दवाइयाँ चल रही है क्या उनकी? दवाइयाँ कुछ चल रही है क्या उनकी पहले से? आज करीब 7-8 दिन खांसी तो आ रही है, एलर्जी है उनको, खांसी है। अच्छा अच्छा जी। तो थोड़ा सा उनको जो है आप तुलसी का पानी, गर्म पानी तुलसी का शहद के साथ दें, उनको आराम मिलेगा। दूसरा ये है कि उनको बासी खाना खाने के लिए मना करिएगा। महिलाएं घर में अक्सर जो होते हैं रखा हुआ खाना खाने खत्म करने के चक्कर में खा लेती हैं, तो बासी खाना ना खाएं, वो गरम गरम खाना खाएं। दाल चावल रोटी सब्जी सब खा सकती हैं, लेकिन गरम गरम खाएं, फ्रेश बना हुआ खाएं। और जितना उनको भूख लगती है उससे थोड़ा सा कम खाएं, और खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिए। कोशिश ये करिएगा कि उनको गला सूखने ना पाए। तो गला सूखने नहीं पाए तो उसके लिए या तो सोंठ और आप जो है उनको शहद दे सकते हैं, या फिर बनी बनाई दवाई लेना चाहते हैं तो आप व्याघ्री हरित की अवले या अगस्त हरित की अवले उनको 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार गर्म पानी से दे सकते हैं, केवल खांसी है तो। जी चलिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा पाएंगे और आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर प्रोफेसर पीके प्रजापति जी आपसे हैं, क्योंकि अभी आप कह रहे थे थायराइड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें बदलाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन सर वहाँ पे भी जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं, थकावट होती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है थायराइड में भी। तो ये कैसे तय हो कि ये थायराइड की दिक्कत है या फिर ये अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये कैसे हम अंतर पैदा करें इसके अंदर? देखिए, थायराइड का अगर होता है तो उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा हमको, और उसका एस्टिमेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट हमको थायराइड का भी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट सिर्फ इतना रिप्लेसमेंट रहती है उसका। तो जब हम उसकी टेबलेट देते हैं तो उनको तुरंत आराम मिल जाता है। तो थायराइड वाले पेशेंट में अक्सर होता है ऐसा। ये मेरे घर की बात है, इसलिए हमें याद आ गया, हमने बताया आपको। मेरे पापा जी को थायराइड की प्रॉब्लम हुई और हम उनको ब्रांकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट करते रहे जी, इनहेलर देते रहे, जब भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब हमको पता चला थायराइड, ऐसे ही एक्सीडेंटली टेस्ट हुआ उनका, और उन्होंने जब से थायराक्सिन खानी शुरू की तो उनका ये ब्रांकियल अस्थमा खत्म हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि समय समय पर हम टेस्ट कराते रहे और देखें क्या कम है क्या ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, पिंकी हैं, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। पिंकी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जल्दी जुकाम हो जाता है आपको? जल्दी गला खराब हो जाता है? हाँ जी, और मेरे को मतलब गले में से आवाजें आने लग जाती हैं जी। हाँ जी। तो दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? आसपास देखिए कोई आयुर्वेद का अगर डॉक्टर हो तो दिखा लीजिए उसको, और नहीं तो फिर जो है दिल्ली में भी कासपुर में रहते हैं हम। अच्छा, तो इसके लिए देख लीजिए आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, एक कप गर्म पानी लीजिए, और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक डाल के उसको खूब मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, सेटल कर दीजिए, और पानी को छान के केवल पानी से गार्गल करना है। और गार्गल करते करते अगर पी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको 2-3 बार आप करिए, आपको इसमें आराम मिल जाएगा बिल्कुल। और इससे भी आराम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा सीतोप्लाजी और शहद ले लीजिए आप साथ में। 2 ग्राम सीतोप्लाजी 1 चम्मच शहद में लेके दिन में 2 बार चाट लीजिए। और उससे भी ठीक नहीं होती तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आ जाइए, हम देख लेंगे कैसा है क्या नहीं। जी चलिए, अगर ऐसा करेंगे पिंकी तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर पीके
जी आपका और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दरअसल पीके प्रजापति जी ने आपको बताया कि किस तरह से दमा और अस्थमा से आप छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये बीमारी आपको ना लगे उसके लिए आपको आखिर क्या कुछ करना है, और अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप कैसे इसका छुटकारा इससे पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस विषय पर हमारे दर्शकों को दी। और इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।